एक आसाराम और 14 धाराएं। यौन शोषण के इल्जाम में गिरफ्तार आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 14 कानूनी धाराओं में कुछ ऐसा लपेटा है कि अब आसाराम के लिए खुली हवा में सांस लेना एक ख्वाब सा लगने लगा है। बलात्कार से लेकर बाल यौन उत्पीड़न और यहां तक कि बाल तस्करी की संगीन धाराओं में घिरे आसाराम के तमाम जुर्मों का बही खाता बुधवार को जोधपुर पुलिस ने चार्जशीट की शक्ल में अदालत के सामने पेश कर दिया। अति हो गई परेशानी की, जुल्म की अति हो। और सचमुच बाबा की परेशानी की अति हो गई। जोधपुर पुलिस ने कानून की धाराओं में लपेट कर बाबा की ऐसी हालत कर दी है कि अब जोधपुर की ये सेंट्रल जेल शायद उनका परमानेंट पता बन जाए। भारतीय दंड संहिता की 14 सख्त धाराओं को 1012 पन्नों में समेटकर 140 गवाहों के बूते जोधपुर पुलिस ने बाबा के जेल में रहने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। जी हां, सत्संगी का चोला ओढ़कर पाप लीला करने के आरोपी आसाराम के खिलाफ आखिरकार मंगलवार को जोधपुर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो ही गई। जोधपुर पुलिस ने तकरीबन 2 महीने की तफ्तीश के बाद आसाराम के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें दर्ज गुनाह अगर सुनवाई के दौरान सही साबित हो गए तो आसाराम को अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजार पड़ सकती है। पर आगे बढ़ें उससे पहले आइए जरा उन धाराओं को देख और समझ लीजिए जो बाबा के सिर पर गुनाहों के ताज की तरह सजाए गए हैं। धारा 376F यानी किसी लड़की के साथ उसके शिक्षक, रिश्तेदार, अभिभावक या धर्म गुरु द्वारा बलात्कार करना, सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद। धारा 375C यानी किसी लड़की के अंगों से शारीरिक तौर पर छेड़छाड़ करना, सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद। धारा 509/34 यानी लड़की या महिला का शील भंग करना, सजा 3 साल कैद। धारा 506 जान से मारने की धमकी देना, सजा 7 साल तक की कैद। धारा 354A यौन उत्पीड़न, सजा 3 साल तक की कैद। धारा 370A यानी बाल तस्करी, सजा आजीवन कारावास। धारा 120B साजिश रचना, सजा मुख्य गुनाह के बराबर सजा। धारा 109 किसी को गुनाह के लिए उकसाना या मजबूर करना, सजा मुख्य गुनाह के बराबर। पोस्को एक्ट की धारा 5F, 6, 7, 8 और 17 किसी शैक्षणिक संस्थान में बाल यौन उत्पीड़न, सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक। यानी कुल मिलाकर इन सभी 14 धाराओं में से कुल 3 धाराएं ऐसी चिपकाई गई हैं बाबा पर कि अगर वो अदालत में साबित हो गई तो बाबा को अपनी बाकी की उम्र जेल को ही देनी पड़ेगी। हालांकि जोधपुर पुलिस की कोशिश है कि महज कुछ नहीं बल्कि सभी धाराओं में बाबा को लपेटा जाए ताकि उनके बचने की कोई गुंजाइश न बचे। इसके लिए पुलिस ने जहां आसाराम और उनके चेलों का कबूलनामा अदालत में पेश किया है, वहीं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के साथ साथ 140 गवाहों की लंबी चौड़ी फौज को भी अदालत में पेश करने की तैयारी कर रखी है। आसाराम ने कहा था कि जेल उनका बैकुंठ है, तो क्या आसाराम को बैकुंठ मिल जाएगा? क्या आसाराम की बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी? पुलिस और सरकारी वकील दोनों का कहना है कि आसाराम के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें से ज्यादातर में उम्र कैद की सजा है। ऐसे में आसाराम के लिए जेल से निकलना मुश्किल हो सकता है। कैमरामैन मोहनलाल जैन और नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। कानून की 14 धाराएं, 1012 पन्ने, 140 गवाह और 66 दिन। पाखंड का दूसरा नाम बन चुके आसाराम के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल करने वाली जोधपुर पुलिस अब उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। यही वजह है कि पुलिस ने जहां इस चार्जशीट में बाबा के गुनाहों का तफसील से जिक्र किया है, वहीं सबूत और गवाहों के जरिए इन गुनाहों को अदालत में साबित करने की उसने पूरी तैयारी कर ली है। जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार, जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार।
ये चार्जशीट आसाराम के गुनाहों का बही खाता है। आसाराम के अतीत का वो काला सच है जिसमें पाखंड के भगवान का मुखौटा उतार फेंकने का दावा है। कानून की सख्त धाराओं में लिपटा पुलिस का ये बही खाता जज के सामने खुला तो आसाराम के मुकद्दर में सलाखों का मुस्तकबिल ही था। जी हां, जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को फिर से 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला किया। जी हां, आसाराम को यौन उत्पीड़न के आरोप में 30 अगस्त और 1 सितंबर की रात जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर नाबालिग के संगीन आरोपों पर पुलिस ने चार्जशीट बनानी शुरू की तो 66 दिनों में गुनाहों के पन्नों की संख्या 1000 पार कर गई। पुलिस ने चार्जशीट में तमाम सख्त धाराओं की लाइन लगा दी। धारा 370, 356 और जो रेप के जो 376, 506, 509 और पॉस्को के अंदर इन्होंने 5/6, 7/8 और जुवेनाइल जस्टिस के अंदर 23 और 26 लगाए। इसमें सर आजीवन कारावास का प्रावधान है, परंतु अभी वर्तमान में जो अभी संशोधन हुआ है उस संशोधन के अकॉर्डिंगली अभी प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव नहीं करना है, अभी एक्यूज को ये प्रूव करना है दैट ही इज नॉट इन गिल्ट। आसाराम को सजा दिलवाने के लिए, आसाराम के पाखंड को हवालात की हवा खिलाने के लिए जोधपुर पुलिस ने कानून की सख्त धाराओं में लिपटा अपना बही खाता पेश कर दिया। अब आसाराम को क्या सजा होगी, कितनी सजा होगी, जिला अदालत इस पर फैसला 16 नवंबर को सुनाएगी। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि चार्जशीट में ऐसा क्या है कि जोधपुर पुलिस दावा कर रही है कि आसाराम को सख्त सजा होगी। हम आपको जोधपुर की जिला अदालत के अंदर जो कुछ हुआ वो भी दिखाएंगे। दोपहर करीब 1:47 आसाराम को जोधपुर कोर्ट लाया गया और आसाराम अदालत के अंदर आकर खड़े हो गए। कोर्ट में आसाराम अपनी सेवादार शिवा और शिल्पी से बातचीत करने लगे। आसाराम ने शिल्पी से पूछा, तुम कैसी हो? शिल्पी बोली, ठीक है। फिर आसाराम ने अपने वकील से बातचीत की और उसके बाद हाथ जोड़कर कोर्ट में बैठने की इजाजत मांगी। करीब 2:15 आसाराम कोर्ट में बैठे। करीब 2:30 बजे चार्जशीट पेश की गई। आसाराम को कोर्ट में बैठने की इजाजत मिली और जोधपुर पुलिस ने अपनी चार्जशीट पेश की। करीब 3:30 बजे आसाराम कोर्ट से बाहर आए। आसाराम कोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत करने के लिए उत्सुक दिखे और चलते चलते आसाराम ने कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। आरोप है ही नहीं तो स्वीकार क्या करना? नहीं, बिल्कुल सरासर 210 ऐसा ही है, बोगस है, फैब्रिकेट। आसाराम जहां से आए थे वहीं चले गए। जी हां, जोधपुर सेंट्रल जेल, क्योंकि अदालत ने आसाराम की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट में पेश इस चार्जशीट को कोई भी इंसान पढ़े तो उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। इतना बड़ा संत इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है? आसाराम के पापों का लेखा जोखा जोधपुर के जिला अदालत में पेश हो चुका है और इस पर हिसाब किताब शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने साक्ष्य और सबूत जुटाए हैं, आसाराम के लिए बच निकलना आसान नहीं है। कैमरामैन मोहनलाल जैन और नवीन दत्त के साथ शरद कुमार, जोधपुर आज तक। स्टेज पर धर्म कर्म का ड्रामा और स्टेज के पीछे अश्लीलता का खेल। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं ने अगर अपना धंधा एक चुना था तो दोनों का जुर्म एक जैसा ही था। आसाराम जहां समर्पण के नाम पर गैंग बनाकर लड़कियों को फांस रहे थे, वहीं उनका बेटा भी रास नचाने का नाटक कर यौन शोषण कर रहा था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसकी निंदा मत करो। आंखों से दिखेगी अपनी मैं। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति और सुरक्षा। लोभी हूँ, कामी हूँ, मैं हूँ। स्टेज पर पहले पाखंड का सोलो परफॉर्मेंस हुआ करता था। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। बच्चियाँ तेजस्वी बनेगी, किसकी बेटियां हैं? आसाराम अकेले ही ज्ञान बघारा करते थे। बापू की बच्चियां पावरफुल होती है, मजबूत होती है। लेकिन धर्म कर्म की ये दुकान जब चल निकली तो बाबा ने अपने लाडले नारायण साईं को भी धंधे में उतार लिया। भक्तों ने अपने भगवान के बेटे में भी भगवान के दर्शन किए। ये साईं तो बसे हैं कण कण में, हम सब
और आसाराम की सम्मोहिनी आंखों ने भक्तों में बाजार को पढ़ लिया। लेकिन स्टेज पर ताता थैया करते करते आसाराम ने नारायण साईं को सफेद चोले में सेक्स गैंग चलाने की तालीम कब दे दी, बाबा को टकटकी लगाए देखने वाले भक्तों को पता ही नहीं चला। बाप बेटे की ये काली करतूत शायद कभी जमाने के सामने नहीं आती अगर आसाराम के खिलाफ दिल्ली में यौन शोषण का मुकदमा दर्ज न हुआ होता। लेकिन अब तफ्तीश के दौरान पुलिस को इन बाप बेटे के बारे में जो बातें पता चल रही हैं, वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इन बाप बेटे के अश्लील गैंग्स के बारे में आपको तफसील से बताएं, आइए एक एक कर दोनों के चंद खास सिपह सालारों और उनके काम करने के तौर तरीके से आपको वाबस्ता कराए देते हैं। शिवा, शिल्पी, प्रकाश, लक्ष्मी, भारती, ध्रुवबेन। वैसे तो आसाराम का गैंग कहीं ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये वो चंद नाम है जिनकी करतूत अब पुलिस के सामने शीशे की तरह साफ हो गई है। पहले दो नाम यानी शिवा और शिल्पी पर जहां लड़कियों को फांस कर आसाराम के कलंक की कुटिया तक लाने की जिम्मेदारी थी, वहीं आसाराम का रसोइया प्रकाश लड़कियों को धोखे से अफीम वाला दूध पिलाता था और उनके शोषण के दौरान कुटिया पर नजर रखता। लड़कियों के शोषण के बाद आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती इन लड़कियों का मुंह बंद करवाती। और ठीक इसी तरह आसाराम की करतूत से अगर किसी लड़की का गर्भ ठहर जाता तो आसाराम की खास साधिका ध्रुवबेन उन लड़कियों का गर्भपात करवाती। पुलिस का कहना है कि ठीक इसी तरह नारायण साईं ने भी अपना अलग ही सेक्स गैंग बना रखा था और इस गैंग के चेहरे थे मोहित भोजवानी, हनुमान, मोनिका, धर्मेश। ये गैंग भी सत्संग के नाम पर लड़कियों को नारायण साईं की कुटिया तक लाने में लगा रहता। हालांकि नारायण साईं आसाराम की तरह किसी इशारे या टॉर्च से लड़की नहीं चुनता, बल्कि अपनी पसंदीदा लड़की को वो बार बार अपने सत्संग में बुलाता और फिर एकांत में सत्संग का न्योता देता। अगर लड़की ये न्योता और नजदीकियां कबूल कर लेती तो फिर नारायण साईं का गैंग उसका ब्रेन वॉश शुरू कर देता। लेकिन अगर कोई लड़की इस गोरख धंधे के खिलाफ मुंह खोलने की बात कहती तो उसके साथ ऐसा भयानक सलूक होता कि लोग सन्न रह जाते। बलात्कार के आरोपी बाप बेटे ने सत्संग की आड़ में लड़कियों को फंसाने के लिए बाकायदा अपनी एक फौज बना के रखी थी। ये टीम जहां पर भी नारायण साईं और आसाराम जाते थे उनके साथ जाती थी और इशारा मिलते ही लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देते थे। अब एक एक कर बाप बेटे के सेक्स गैंग के गुर्गों को पकड़कर पुलिस तमाम कड़ियां जोड़ रही है, लेकिन तफ्तीश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नारायण साईं का शिकंजे में आना सबसे बड़ी जरूरत है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आसाराम के जुर्मों का कानूनी बहीखाता तो तैयार होकर अदालत तक पहुंच गया। अब अदालत तय करेगी कि या वाकई आसाराम गुनहगार हैं या फिर उन्हें फंसाया गया है। लेकिन आसाराम का बेटा नारायण साईं कानून से भागकर लगातार कानून का दुश्मन बनता जा रहा है। सवाल यह है कि अगर नारायण साईं बेगुनाह है तो फिर भाग क्यों रहा है? ये गुजरात पुलिस है। पहले कहती है कि नारायण साईं भागकर कहां जाएंगे क्योंकि वो तो उनके रडार पर है, लेकिन इसके चंद दिन गुजरने के बाद ही उसी गुजरात पुलिस को ये कहना पड़ता है कि अब नारायण साईं का लोकेशन ढूंढे नहीं मिल रहा है। अब इसे क्या कहेंगे? क्या गुजरात पुलिस ने नारायण साईं की गिरफ्तारी को हल्के तौर पर लिया था, जिसकी कीमत अब उसे चुकानी पड़ रही है, या फिर नारायण साईं कहीं उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकला जितना पुलिस उसे समझ रही थी? जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा जरूर है कि अब पुलिस को नारायण साईं ढूंढे नहीं मिल रहा है। हर रोज नई जगह से खबर आती है कि नारायण साईं वहां देखा गया। पुलिस भी कहती है कि नारायण साईं बात कर रहा है और रोज सिम तोड़ रहा है। लेकिन कमाल देखिए कि सब कुछ पता होने के बावजूद पुलिस है कि नारायण साईं को पकड़ नहीं पाती। ऐसे में गिरफ्तारी में हो रही देर से मुकदमे को जो नुकसान हो रहा है
उसकी भरपाई कौन करेगा? अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।